जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल आकर के ऑप्शन को टिक लगा देंगे। अगर वैसा आपका इरादा होगा तो आपका टाइम में वेस्ट ही होगा, क्योंकि हम क्यों आपका टाइम वेस्ट करना चाहेंगे। चीज़ों को जब तक नहीं समझिएगा, क्योंकि अब एग्जामिनर वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि हाँ जी इसका ये बताओ, जैसे यूट्यूब पर भी हमने कई जगह देखा है, इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर हो गया आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, उसका डिस्कशन क्यों हुआ, ऐसे नहीं हुआ। कितना भी आप ये 10,000 क्वेश्चन वैसे क्यों ना बना लीजिए, कोई फायदा नहीं होने जाना है आपको। हूबहू उस क्वेश्चन को अब नहीं पूछे जाते एग्जाम में, कुछ ना कुछ चेंजिंग कर दे रहा है। तो इसलिए समझ बढ़ाइए, ठीक है। आप क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए, क्वालिटी पर बिल्कुल नहीं। क्वालिटी में क्या होता है कि आप 10,000 का 1 लाख भी बना लीजिए, लेकिन वही रटा रटा हुआ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आप देखे भी होंगे, ऐसा बात थोड़ी नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। देखिए, अब हम बात करते हैं क्या कि वैश्वीकरण, हम क्वेश्चन पर सीधा मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ है। देखिएगा, अब वैश्वीकरण के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। यानी 24 जुलाई की बात करते हैं। 24 जुलाई 1991 को क्या होता है कि उस समय का गवर्नमेंट कौन था, किसके हाथ में था, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो पीवी नरसिम्हा राव। अब ये पीवी नरसिम्हा राव जो क्या करते हैं, ये जो नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति को लेकर के आते हैं, जिसके तहत प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन करते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब किसी चीज को डिसइन्वेस्टमेंट, यानी हम बेचने की बात कर रहे हैं। जैसे में आज मोदी सरकार बहुत तीव्र गति से डिसइन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ रही है, ठीक है। यानी अपने सरकारी चीजों को वो प्राइवेट के हाथों में दे रही है, बेच रही है, जिसको बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब है, होता है कि वैश्विक स्तर का जुड़ाव, ठीक है ना। यानी हमारे सामान जो है, मेरा प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट है, उसको वैश्विक स्तर पर पहुंचाना और वैश्विक स्तर के सामान हमारे बाजार में भी आना, ठीक है। और लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदार। उदार मतलब हम ऐसा नहीं कि किसी चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो 1991 से पहले क्या था कि भारत सरकार उदार नहीं था। उसे डर था कि हम तो एक तो 200 साल के बाद हमने क्या हुआ है, आजाद हुआ है, और फिर उसी तरह के लगा देंगे ना, तो फिर हो सकता है कि फिर कोई कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो फिर बाद में क्या गुलाम कर ली थी, तो इस तरह का डर था। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फिर समझदारी बढ़ता है, फिर उसके बाद में बहुत सारे कठोर नियम लाए जाते हैं। और लिबरलाइजेशन का मतलब ही समझ जाइए कि क्या, कि जो प्रतिबंध लगाया गया था कुछ सेक्टर को लेकर के, वो सरकार वो क्या कर देती है, खोल देती है कि तुम भी भाई इस सेक्टर में आ सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ भी क्षेत्र अभी भी है जहां पे सरकार उदार नहीं हुई है। तो कहिएगा कैसे, तो बताते हैं कैसे। और नहीं होना भी चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको, अगर रक्षा सेक्टर की बात करते हैं, तो रक्षा सेक्टर की बात में अगर उदारीकरण की नीति अपना लेती है सरकार, तो आप समझ सकते हैं कि रक्षा सेक्टर भारत का कमजोर हो जाएगा। मजबूत कैसे होगा, ये तो कमजोर हो जाएगा। क्योंकि खोल देगा कि भैया तू आओ, तो कौन चाहेगा कि इसका इंडियन इंडियन सेना मजबूत हो जाए? विदेशी सेक्टर वाला चाहेगा कि इसका इंडियन सेना मजबूत हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे उदार की नीति नहीं अपनाई गई, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में परमाणु ऊर्जा की बात देखते हैं। ये सब चीज में यानी बहुत से भी ऐसे सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आप सरकार उदार की नीति नहीं अपनाती है, ठीक है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और फिर उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन समझ में आ गया। अब जैसे जैसे में क्या होता है कि अब ये सब चीज हो गया, तो किसके क्षेत्र में ज्यादा लाभ हुआ और किसके क्षेत्र में कम लाभ होता है, देखिएगा। अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया आपको देखने को मिलता हुआ। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या, क्योंकि अब विदेशी कंपनी आ रही है और इंडस्ट्री इंडिया में क्या कर रही है, स्थापना कर रही है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है। तो हाँ, बिल्कुल हो रहा है। खनन में, जैसे में खनन क्षेत्र में क्या हो रहा है कि कंपनी आ रही है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। और जिसमें परिवहन जो टर्शियरी सेक्टर में आता है, तो टर्शियरी सेक्टर का भी विकास अभी कम बहुत अच्छा खासा हो गया है, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर का ही अभी जीडीपी में 55% क्या है, योगदान है। यानी जीडीपी का अभी टर्शियरी सेक्टर का अकेले 55% योगदान कर रहा है। सबसे कम योगदान कौन करता है, तो कहिए कि प्राइमरी सेक्टर करता है। जबकि 55% जनसंख्या लगा हुआ है और जीडीपी में योगदान मात्र 18% है। समझ गए, यानी 55 आदमी मिल करके 18 रुपया कमा रहा है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी की बात है। 55 आदमी मिल करके 18 रुपया कमा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे कम विकास कहाँ पे हुआ है, तो कहिए कि सबसे कम विकास तो आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो सरकार इसके लिए कुछ नियम कानून लेकर के आए। इसके लिए उदारीकरण की जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा और क्या करना चाहिए, वो कुछ अच्छे तरीके से कानून बनाना चाहिए सरकार को, क्योंकि इस पे ध्यान देना चाहिए। खुद सोच के 55 आदमी मिल करके 18 रुपया कमा रहा है, जीडीपी में योगदान दे रहा है। समझ रहे हैं कितना मुश्किल वाला बात है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृषि क्षेत्र में सबसे कम विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन सब समझ में आ गया। हम यहाँ पे फास्ट आपको रिवीजन हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अगर किसी को नोट पॉइंट करना है तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। और पीडीएफ की अगर बात करते हैं तो आप टारगेट जीएस बाय मानसिंह टेलीग्राम चैनल सर्च पे जा करके सर्च कर लीजिएगा, चैनल का जो नाम है। ज्वाइन करने के बाद में आप कर लीजिएगा डाउनलोड। आगे देखिए क्या बोला गया है कि
कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तो सबको पता, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बता देते हैं, चलिए देख लेते हैं। 1951 से 56 तक क्या होता है, पंचवर्षीय योजना चलता है, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य, मुख्य फोकस कहाँ पे किया गया था, यानी कृषि पर इसका फोकस किया गया था, ठीक है। एक इस कौन से मॉडल पर यह आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। तो ये सब चीज काफी हाईलाइटेड होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। कृषि पर फोकस किया गया था और इस अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया अपनाना था, क्योंकि संतुलित विकास करेगा, क्योंकि उस समय तो भुखमरी बहुत ज्यादा था और नए नए हमारा देश आजाद हुआ था और उससे पहले की विश्व युद्ध छिड़ चुका, विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम था। तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करवाना था और कृषि क्षेत्र पर सबसे पहले फोकस दिया गया था, क्योंकि उस टाइम खाने को तो साधन नहीं थे, ठीक है। फिर ये कौन सा मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित था। यहाँ तक हमने देखा। अब हमें करना क्या है कि पहला मॉडल तो देख लिया, पहला पंचवर्षीय योजना, हमें देखना है कब तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना की देख लेना है। तो देखिएगा, अब हम शुरू से लेकर के 11वां तक लिख देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 51 से लेकर के 56 तक, तो हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में करते हैं दूसरी की 56 से कहाँ तक, तो कहिए कि 61 तक। फिर उसके बाद में 61 से लेकर के कहाँ तक, 66 तक, ये तीसरी हो गया। और फिर उसके बाद 3 साल तक, 2 साल तक तो 66 67 में तो नहीं आता है, अनवरत योजना आ जाता है, यानी क्योंकि उस समय अकाल पड़ता है, फिर उसके पहले हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हो जाता है, स्थितियां थोड़ी सी काफी खराब हो जाती है। फिर उसके बाद में 1969 में क्या होता है कि फिर उसके बाद में 69 से कितना तकला, 74 तकला में कौन सा हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना आ जाएगा। फिर 74 से क्या होता है कि 78 तक, ये कितने वर्ष तक चलता है, 4 साल तक ही चलता है। क्यों, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है और वो इस योजना को ही खत्म कर देती है कि भैया ये क्या लेकर के आए हो तुम, पता नहीं क्या क्या तुम लेकर के आओ, इसको हटाओ, सब करो, इसको साफ कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 80 से लेकर के 1980 से लेकर के 85 तक में फिर से योजना चलती है, ठीक है। क्योंकि फिर उसके बाद में 2 साल के बाद में फिर कांग्रेस का गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर उसके बाद में योजना फिर से चालू हो जाती है, 80 से लेकर के 85 तक। फिर उसके बाद में 85 से कहाँ तक, 90 तक। फिर 85 से लेकर के 90 तक चलती है और फिर उसके बाद में कांग्रेस के पर नहीं आता है, तो फिर उसके बाद में फिर जिसका अलग पार्टी आता है तो फिर वो हटा देता है कि फालतू की चीज तुम कहाँ लेकर के आए हो भाई, इसे हटाओ। फिर उसके बाद में कब से चलती है, 1992 से लेकर के 97 तक चलती है। और फिर उसके बाद में 97 से लेकर के 2002 तक चलती है। और फिर 2002 से लेकर के कहाँ तक चलेगी, तो 2007 तक चलेगी। और 2007 से लेकर के कहाँ तक चलेगी, 12 तक। और 12 से लेकर के 17 तक, हमने 12 का 12 पंचवर्षीय योजना आपको लेकर आपके सामने रख दिया। और अभी गवर्नमेंट सरकार बीजेपी की है, तो देखिए बीजेपी आई है तो फिर से वो ये अभी खत्म कर दी है कि नहीं खत्म कर दी है, फिर कांग्रेस की पार्टी आएगी तो फिर से देखिएगा चालू होगा। तो इस तरह के काम चलते रहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हमें कौन सा पूछा गया है, तो 11वीं पंचवर्षीय तो समझ में आ गई, ये तो ये 12वीं है, तो 11वीं कब से कब तक, तो 7 से लेकर के 12 तक। ये इस कौन से मॉडल पर आधारित था, तो ये मॉडल है रंग राजन समिति। जो था ये रंगराजन जो व्यक्ति है, जो रंगराजन समिति के बारे में आप नाम जानते होंगे, तो रंगराजन मॉडल पर ही ये आधारित था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया था। तो देखिएगा, अभी हमने देखा 2012 से लेकर के 2017 के बीच में देखा, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में देखा, इसी में क्या किया गया था कि 100% साक्षरता को हासिल करने का लक्ष्य बनाया गया था। यानी 100% लोग पढ़ल लिखल व्यक्ति होंगे, 100 में से सब एको को कोई अनपढ़ नहीं होगा भैया, ठीक है ना। 16 दूनी 8 व्यक्ति एको को नहीं होगा, सब 8 दूनी को 16 होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना में बोला गया था, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जो 12 से लेकर के 17 तक चला था। ये लास्ट पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में कोई पंचवर्षीय योजना चालू नहीं होती, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ऐसा ही करती है, क्योंकि जब भी अलग कांग्रेस का पार्टी रहता है तब ये चालू होता है, और नहीं रहता है तो नहीं चालू होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है कि नाबार्ड का पूरा नाम। तो सबसे पहले नाबार्ड का हम स्थापना देख लेते हैं। तो नाबार्ड का स्थापना कब होता है, तो 12 जुलाई। तो इस देखिएगा, ये सब क्वेश्चन काफी हिट क्वेश्चन होता है। 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना होता है। तो कहिए कि अच्छा और कुछ भी बात है क्या इसमें, तो हाँ बिल्कुल है। जानते हैं क्या होता है,
ये शिवरमन समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया जाता है। कौन, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके समिति पर सिफारिश, किसके समिति के सिफारिश पर ये गठन किया गया था, तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर इसको गठन किया गया था। ठीक है, अब बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं एक सिडबी में और इसको नबार्ड में। तो सिडबी को भी यहाँ पे बता देते हैं। इसे सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी की स्थापना कब होता है, तो 1990 में होता है। ठीक है, 1990 में होता है। और इसकी कौन सी समिति के सिफारिश पर, तो आबिद हुसैन समिति के सिफारिश पर, हुसैन समिति के सिफारिश पर इसका क्या होता है, स्थापना होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमने रख दिया। अब हमें पूछा क्या है, नबार्ड का पूरा नाम। तो अभी हमने चर्चा किया क्या कि नबार्ड का स्थापना कब होता है, तो 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसका स्थापना होता है। तो देखिएगा NA से होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, आर से रूरल और फिर डेवलपमेंट। ठीक है, देखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आर से रूरल है, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया, समझ में आ गया। तो अब देखिएगा, अब हमें देखते हैं कि अब चलते हैं यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में हम देखते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रीजनल हम बताए हैं भाई, बट तो गलत है, बिल्कुल गलत कर, जैसे उसको एकदम बेदर्दी की तरह काटिए, उसको एकदम मोह माया नहीं। आ गया नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, हाँ ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब आगे देखते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एरोनॉटिकल, एकदम समझ रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि पहला पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पर आधारित था। तो अभी हमने देखा पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक चलता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना, ये था ना। और बात करते हैं किस पर ये फोकस किया गया था, तो ये फोकस किया गया था किस पर, कृषि पर इसका फोकस किया गया था। ठीक है, और कृषि पर फोकस सबसे ज्यादा इस पे किया गया था। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो आप बांध वगैरह जो देखते होंगे, हीराकुंड बांध, फिर उसके बाद में ये सब बांध है, भाखड़ा नांगल बांध, ये सब जो होते हैं आपको उसी टाइम क्या होते हैं कि इसको बनते हुए आपको पाते होंगे। ठीक है, क्योंकि कृषि सेक्टर को विकास करने के लिए आपको जल की तो जरूरत है, तो जल की जरूरत के लिए आपको बांध बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए उस समय सबसे ज्यादा बांध बनाए जाते हैं। तो यही पंचवर्षीय योजना में ही सबसे ज्यादा बांध बनाए जाते हैं। भेजा में कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं कौन से मॉडल पर यह आधारित था। तो अभी हमने चर्चा किया कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। कौन से मॉडल पर, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। आंसर किसका क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं आंसर की, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के कब तक, तो 61 तक चलेगा। ठीक है, तो कौन से मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस पर। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था। ये किस चीज पर फोकस किया गया था भाई, तो ये जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र किया गया था। औद्योगिक पर जैसे में अब आप देखते होंगे कि जितना भी जो इंडस्ट्री बना होगा तो इसी के समय में बनेगा, लेकिन बोकारो एकमात्र जो है वो 1964 में बनता है, तो वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनता है। क्योंकि अब जिस चीज पर फोकस किया जाएगा तो उस समय पे फोकस किया गया, तो उस समय सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बनेगा। समझ में आ गया, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर आपके सामने हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक सेक्टर की बात करते हैं, तो अभी अब आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कई बार हमने बताया है, इसमें वीडियो में भी बताया कि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान कितना है, सबसे ज्यादा किसका योगदान है। अब देखिएगा प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आता है। सो जैसे में कृषि तो आएगा ही आएगा, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल आएगा। वानिकी तो आएगा, तो हाँ आएगा। वन वगैरह इसमें, फिर उसके बाद में पशुपालन तो आएगा, तो कहिए कि हाँ पशुपालन आएगा। खनन भी तो उसी में आता है, उत्खनन भी उसी में आता है। ठीक है, ये सभी के सभी किस चीज में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सब प्राइमरी सेक्टर के हैं, प्राथमिक क्षेत्र के हैं इसमें। ठीक है, यानी कच्चे माल की उत्पादन करना, कच्चे माल का पर्यावरण से कच्चे माल का उत्पादन करना, तो किस में होगा, कच्चे माल का उत्पादन करेंगे प्राइमरी सेक्टर से ही करेंगे। और कच्चे माल का जो उत्पादन हो गया है और उससे कुछ प्रोडक्ट बनाना, तो वो अब कच्चे माल से कुछ और बनाना, तो वो होगा सेकेंडरी सेक्टर में। समझ में आ गया। और सेकेंडरी सेक्टर में अब जैसे में नहीं समझ में आया, हम बिल्कुल है देखिए समझाते हैं। अब जैसे में मान लीजिए ना कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ये, ठीक है, अब ये कोई व्यक्ति है, अब ये कोई व्यक्ति पता है क्या कर रहा है, ये व्यक्ति है ना जो गेहूं उपजाया है। ठीक है, तो गेहूं उपजाया है तो कृषि यानी कच्चे माल का उत्पादन कर लिया। ठीक है, अब कच्चे माल तो ये कौन सा सेक्टर से हो गया, तो कहिए कि प्राइमरी सेक्टर से गेहूं हो गया।
अब गेहूं उपजा करके ये व्यक्ति ने क्या किया कि किसी व्यक्ति को ये बेच दिया, कोई कंपनी को बेच दिया गेहूं। अब ये कंपनी क्या कर रही है कि इस गेहूं को बिस्किट बनाने का काम कर रही है। तो अब देखिएगा कच्चे माल से किसी और रूप में परिवर्तित कर रही है कि नहीं कर रही है? तो हाँ, कहेगी कर तो रही है भैया। तो अब यही कर रही है, तो यहाँ पे अब कौन सा सेक्टर काम कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इसको एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। और सेकेंडरी सेक्टर किस पर निर्भर है? तो प्राथमिक सेक्टर पर निर्भर होता है, यानी प्राथमिक सेक्टर के द्वारा उत्पादन किए गए कच्चे माल पर निर्भर है, क्योंकि गेहूं तो कच्चा माल ही है ना, और गेहूं से ही तो बिस्कुट बनाया जा रहा है। अब समझ में आ गया? अभी गेहूं बिस्किट बना दिया तो सेकेंडरी सेक्टर में हो गया। अब कोई भैया आया और उसको बेचने का काम कर रहा है, यहाँ कभी ई दुकान, कभी ऊ गुमटी, कभी ऊ गुमटी, तो वो व्यक्ति कौन सा सेक्टर में हो गया? तो वो व्यक्ति हो गया टर्शियरी सेक्टर में। समझ में आ गया? सेवा देने का काम कर रहा है, आपके घर पे पहुंचा रहा है भैया, पिज्जा डिलीवरी। समझ में आ गया? तो वो टर्शियरी सेक्टर में आ गया। जो आपके सामने पिज्जा डिलीवरी आते हैं, पिज्जा वाले जो आते हैं ना, वो सब आपके सामने कौन सा होगा सेक्टर का? तो वो टर्शियरी सेक्टर के। भेजा में घुस रहा अच्छी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो अब आपके सामने है बैंकिंग। ये बैंकिंग कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बैंकिंग है सर्विस सेक्टर से संबंधित है। परिवहन की बात कर रहे हैं, कौन से सेक्टर से संबंधित है? ये सभी। अगर कोई टीचिंग कर रहा है तो वो कौन से सेक्टर से है? टर्शियरी सेक्टर से है। अगर हम बात कर रहे हैं कोई वकील है तो वो कौन से सेक्टर से है? तो वो टर्शियरी सेक्टर से है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। देखिएगा, अगर थोड़ा मेरा मेहनत पसंद पड़ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि सबको तो यहाँ पे तो चाहिए, सबको ही चाहिए, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। देखिए चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद में कि आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरित करने में होता है। ठीक है, देखिएगा अब हम बात करते हैं तो किसका। ठीक है, तो केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था यानी ऑनलाइन बैंकिंग। अब यहाँ पे भर देते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की आवश्यकता। ठीक है, देखिए भरते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की आवश्यकता, खातों का उपयोग, बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरित करने में होता है। सही नहीं लग रहा है? लग तो रहा है। दूसरा देखते हैं, ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध। अरे भैया, ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बैंकिंग सेक्टर में हमको का चाय पिलाएगा, जाएंगे तो सोफा पर बैठवाएगा का? वो चाहे हमको कुछ करे, हमको काम से मतलब है ना। ये संबंध तो ये तो वैसे ही फाजूल लग रहा है, तो ये बेवकूफी वाला काम इसको ऐसे काटिए। तो अब ये कट गया था तो ये तो अपने आप कट गया। जब ये कट गया तो इनमें से कोई बातें नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि ये अभी तो सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलआईसी का पूरा नाम की बात करते हैं तो एलआईसी का तो सबसे सस्ता क्वेश्चन है, लेकिन ये है ना कि अगर इसका स्थापना पूछ देगा तब क्या कीजिएगा। इसका स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना होता है 1956 को। ठीक है, 56 इंच का सीना, याद है ना, मोदी जी बोला करते थे कि 56 इंच का सीना है। तो वही 56 इंच 1956 ईस्वी में इसका क्या होता है? एलआईसी का स्थापना होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिएगा, देखते हैं, लिव इंडिया कंपनी काहे को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? नरेगा योजना। अब देखिएगा ये सब अब यहाँ पे नरेगा जो है, क्या नरेगा है, मनरेगा क्या है, सब यहाँ पे खत्म कर देते हैं। देखिएगा, नरेगा की बात करते हैं तो ये नरेगा सबसे पहले 2000, नरेगा का एक्ट 2005 में आता है। ठीक है, 2005 में आता है। तो देखिएगा, एक्ट अलग होता है, लागू के बाद अलग होता है। लेकिन इसको लागू जानते कब किया जाता है? तो 2006 में इसको लागू किया जाता है। नरेगा का एक्ट कब है? 5 का। ठीक है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत में ये काम करता है। ठीक है, नरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत में ये व्यक्ति क्या करता है? नरेगा काम करता है। लेकिन बात ये है ना कि 2 अक्टूबर 2009 को इन नरेगा को नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है? मनरेगा। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? मनरेगा। तो यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो दिए बताया गया, ये मनरेगा महात्मा गांधी आगे जोड़ दिया गया। ठीक है, ये महात्मा गांधी आगे जोड़ देता है। कब? तो ये भी पूछा जा सकता है, कब मनरेगा कब बना? मनरेगा नाम चेंज कब होता है? तो 2 अक्टूबर 2009 को। अब ये योजना क्या है हम समझते हैं, यानी काम का ये अधिकार है। तो काम का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अब ध्यान में रखिएगा, काम का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अब देखिएगा इसमें क्या किया गया है कि आपको 100 दिन तक काम दिया जा सकता है। ठीक है,
100 दिन तक काम आपको दिया जा सकता है। और जब काम दिया जाएगा ना, तो इसमें जो खर्चे की अगर बात करें तो इस पर खर्चे का वहन कैसे होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार 90% खर्चा उठाती है और राज्य गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार कितना परसेंट, 10% इसका खर्चा उठाती है। कितना, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% इसका राज्य गवर्नमेंट इसका वहन करती है, खर्चा उठाती है। लेकिन इसकी जुड़ी हुई बातों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये इस समय ये बात करता है, ये कम से कम 100 दिन यानी साल भर में कम से कम 100 दिन ये गारंटी की रोजगार दिलवाता है। इस योजना के तहत में 100 दिन हमको गारंटी देगी सरकार, ठीक है। ये योजना, ठीक है। अभी 100 दिन तो देगी, और लेकिन हमें सप्ताह में 6 दिन काम करना है। ऐसा नहीं कि हमको 7 दिन तुम काम पर बुलवाओगे, अब भैया 12-12 घंटा खटवाओगे, नहीं। हम बिल्कुल नहीं। ये जो एक्ट बोलता है, इसमें कहा क्या गया है कि इसमें 6 दिन यानी 1 दिन छुट्टी। छुट्टी कब, इतवार को हमें छुट्टी चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये एक्ट बोल रही है, ठीक है। 6 दिन छुट्टी, 6 दिन काम, 1 दिन छुट्टी। और 7 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम हमको आओगे अब 12 घंटे एकदम चल रहा है, फौरा चलवा रहे हो, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं आपको किया जाएगा। तो 7 क्या हो जाएंगे, 7 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। और इस व्यक्ति को 5 किलोमीटर के अंदर में ही काम दिलवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति जहानाबाद का है, मसौढ़ी का एरिया का है ये व्यक्ति, आप इसको काम दिलवा रहे हैं जाकर के पटना एरिया में, या तो फिर आप गया एरिया में जाकर के इसको काम दिलवा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर के अंदर में ही इसको आपको काम दिलवाना है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 किलोमीटर से दूर एरिया में जा रहा है तो आपको 10% के हिसाब से इसको उसमें ऐड करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा पेमेंट। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा, बेसिक चीज हमने बता दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे जानते हैं क्या, 10 होगा, ये 100 इसको गलती से लिख दिया है, ठीक है। कोई भी अपने आप में 100% ही होता है, तो ये कहाँ से इतना चलाएगा, खुद सोच करके देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। हाई क्या बोला गया, निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। अब खुद बताइए कि कौन सा पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई थी। चलिए देखते हैं, अब इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1951 से लेकर के 56 ईस्वी तक चला था। तो ये तो पूर्ण रूप से चल गया था भैया, कोई दिक्कत हुआ, लेकिन नहीं, दोनों दिक्कत तो नहीं हुआ। अब देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना फिर हमको लगा कि पंचम फिर का लिख दिया। देखिएगा, द्वितीय की अगर बात करते हैं तो 1956 से लेकर के कहाँ तक, तो 61 तक चला था, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कहाँ से लेकर के, 61 से लेकर के 66 तक चला था, ठीक है। अब देखिएगा, 61 से लेकर के 66 तक चला था, ठीक है। और 61 से लेकर के 66 तक चला था, तो इसमें क्या था कि 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था चाइना के साथ में, याद है? तो कहिए कि हाँ जी याद तो है। तो देखिएगा, 61 से लेकर के 61 से 62 हम बोल दिए, अभी पंचवर्षीय योजना क्या नहीं है, 61 से 66 है। तो 61 से 66 तक जो पंचवर्षीय योजना चल रहा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो 1962 में जो युद्ध हुआ था चाइना से, याद है ना? तो कहिए कि हाँ याद है। फिर 1965 में इससे युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, याद है? तो कहिए कि हाँ याद है। तो अब बताइए कि कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो दो युद्ध को झेल लिया है, देख रहे हैं ना? कौन सा है? तो इसको क्या रटिएगा नहीं ना? तो अब खुद बताइएगा कौन सा है जाएगा। आप बता, आपके सामने आंसर है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिएगा, पहले 14वें वित्त आयोग के बारे में पूछा गया। पहले अभी हम जान लेते हैं कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, तो कहिए कि राष्ट्रपति जी करते हैं। ये 5 सदस्य का होता है ये गठन। ये आर्टिकल 280 के तहत में है, जिसमें 1 गो अध्यक्ष 4 गो मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, हमें ये चीज यहाँ तक तो जाना, आर्टिकल 280 के तहत में इस वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब होता है, सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब होता है या। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन होता है 1951 में, यानी 1951 ईस्वी में प्रथम। देखिएगा, भूलिएगा नहीं, भूलने के लिए हम नहीं वहां पे बता रहे। एक से एक, यहाँ तो एक है ये है, और फिर ओकर बाद में एक यहाँ पे है ना जी, आप प्रथम बोलिए रहा है तो प्रथम है ये। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में क्या होता है, गठन किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब होता है, पंचवर्षीय योजना बोल दिया, सॉरी। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब होता है, तो 1951 ईस्वी में। तो पूछेगा ना कि इसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष की बात करते हैं तो केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में एक चीज घूमेगा कि अच्छा, उस समय केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो अभी अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तो अभी जो चल रहा है ना,
तो अभी जो चल रहा है, अभी हमारे सामने 15वें वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, 15वें वित्त आयोग। तो कहिए कि अच्छा, ये 15वें वित्त आयोग अभी चल रहा है, तो कब से कब तक चल रहा है? देखिए, 2021 से लेकर के 2026 तक 15वें वित्त आयोग ही चलेगा। अब समझ में आ रहा है ना? ठीक है। वित्त आयोग होता क्या है? जिसमें ये सिफारिश करता है, पैसा कौड़ी केंद्र को कितना देना है, नहीं देना है, किस रूप में देना है, ये सिफारिश करने का काम करता है पैसा, कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार को इतना पैसा दीजिए, उसको इतना दीजिए, उसको इतना दीजिए, ये सब बताता है कि किसको कितना कितना पैसा चाहिए, यही है इसका काम। अब समझ में आ गया वित्त आयोग का? अब देखिएगा, अब इसका तो आप अब ये पूछिएगा नहीं कि अब 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे, है ना? सबसे बढ़िया बात, तो एनके सिंह थे इसके अध्यक्ष। एनके सिंह हैं, एनके सिंह। अच्छा, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इसके पहले तो ये 14वां होगा, तो कहे कि हाँ 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 हाँ, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन? तो वाई बी रेड्डी, ठीक है। तो वाई बी रेड्डी थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहिए कि अब 16वें वित्त आयोग का भी गठन किया जा चुका है ना, शायद आपको लगेगा, तो कि हाँ बिल्कुल। तो 16वें वित्त आयोग कब से चलेगा? तब 26 से चलेगा, तो 2026 से। तो इसके कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। समझ में आ गया? अरविंद पनगड़िया। कोई दिक्कत? सब वित्त आयोग पूरा कंप्लीट हो गया ना? चलिए, तो इसका आंसर मेरे सामने कौन सा हो गया? बाई बी रेड्डी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति? राजकोषीय नीति समझ में आता है? जैसे में आपके राजकोषीय मतलब पैसा कौड़ी का मामला, जैसे में आप जब घर चला रहे हैं, तो घर चला रहे हैं तो आप देखते नहीं होंगे जी कि क्या चीज को हम कैसे पैसा खर्च करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे नियम कानून आप लगा के रखते हैं कि इस चीज में नहीं खत्म करना है, ऐसे खत्म करना है, यहाँ पैसा ज्यादा खत्म हो जाता है। तो सरकार का वही राजकोषीय नीति है, वही पूछा गया है कि घटक नहीं है। देखते हैं कैसा राजकोषीय नीति का मतलब समझ जाइए कि आर्थिक चीजों को कर कैसे कर लगाना है, कहाँ पे लगाना है, नहीं लगाना है, वो नियंत्रण का काम करती है, ठीक है। देख रेख का काम करती है और लगाने और हटाने का भी काम करती है। समझ में आ गया? राजकोषीय नीति में सरकार ये काम करती है। तो देखिए, कराधान लगाएगा, क्या कितना कराधान लगाना है कि नहीं लगाना है, ये सब कौन? सरकार डिपेंड कर रही है। अब उसी के अनुसार से उसका आर्थिक नीति होगा, तय कर रहा है। तो ये तो होगा खत्म, ये तो नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा है। तो ये तो है, तो ये तो खत्म हो गया। सार्वजनिक ऋण नीति, तो भैया ऋण भी लेती है और ऋण भी देती है। ऋण लेती है कैसे? जैसे में अगर सरकार को बजट, तो आप सुनते होंगे कि बजट, घाटे का बजट पेश किया जाता है। मजबूरी है घाटे का बजट पेश करना, जरूरी है। कर्ज लेकर के अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। लेकिन कर्ज लेकर के आप सिगरेट पी रहे हैं या आप कपड़ा पहन रहे हैं तो गलत है, ठीक है ना। कर्ज लेकर के आप जमीन खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिएगा, अब की बात करते हैं सार्वजनिक ऋण नीति। तो ऋण वाला तो हो ही जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। चलिए, व्यापार नीति, सरकार व्यापार करने का काम करती है का? ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। सार्वजनिक व्यय नीति तो ही है, ये कि कहाँ पे व्यय करना है, कहाँ पे स्कूल बनाना है, कहाँ पे कॉलेज बनाना है, कहाँ पे पुल बनाना है, ये सब देखने के काम सार्वजनिक नीति के तहत तो आते ही हैं। तो आपके सामने नहीं पूछा गया है तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि भारत में जेनेटिक रूप से, जेनेटिक मतलब समझते हैं, जेनेटिक रूप का मतलब समझते हैं, जेनेटिक मॉडिफाई। जैसे में क्या होता ना है, हम समझा देते हैं पहले आपको। जैसे में मान लीजिए ना, जैसे में आप देखें करेला, देखें बहुत एकदम लौकी की तरह आप आता है, देखे हैं नहीं? तो जैसे में आप मान करके चलिए कि हमारे पास में एक करेला है, ठीक है, एक करेला है। अब इसको लौकी की तरह एकदम बड़ा बड़ा बनाना है, एकदम बड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है। तब इसके जीन को निकाल करके देखिएगा, इसके जो जीन है जो इसको लंबा कर, जिसको इतना ही तक रखता है, देखिएगा जैसे में वैज्ञानिक देखेगा कि इसका कौन सा जीन है, ये यहाँ वाला जीन दिखेगा कि कद्दू में, दिखेगा कि इसका कौन सा जीन है जो इसको लंबा कर देता है। तो इस जीन को निकाल करके जानते हैं इसमें डाल देगा, ठीक है। इसमें डाल देगा, किसमें? करेला में। और इसको फेंक देगा, जो लंबा करने वाला करेला का जो जीन था उसको फेंक देगा, और लंबा करने वाला लौकी वाला जीन इसमें डाल दिया। तो इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो सबसे पहले किसका किया गया था? तो बीटी कॉटन, यानी एक तरह से कपास है, यही बोला गया है। तो यही क्वेश्चन है। तो अब देख लेते हैं। तो पहला पूछा जा सकता है, तो यही बीटी कॉटन पहला उसी का किया गया था। तो ऐसा करने के लिए सरकार क्यों ऐसा काम कर रही है, या और भी कंपनियां ऐसा क्यों काम कर रही है? जैसे में क्या होता है ना कि जैसे में अब हमें क्या करना है कि इसकी उत्पादकता को बढ़ाना है। तो उत्पादकता, जैसे में अब हमें ये करेला जो इतनी इतनी को मिलता था, अब देखिएगा कि अभी लौकी है तो वो करेला मिलने लगेगा। तो इससे फायदा होगा घाटा? तो कहे कि भैया बहुत फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा खेत में इसका
क्या हो जाएगा, मतलब कि करेला होगा, हम बड़ा बड़ा करेला होगा, बाजार में बिकेगा, तो फायदा होगा किसान को। तो कहिए कि हाँ अभी समझ में आया। तो क्या ये जीव जंतु पर प्रतिबंध है कि नहीं है, तो इंसान पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध है, ठीक है ना। अब काहे ऐसा कर सकता है, हो सकता है कि अगर इंसान पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो समझ रहे हैं, एक एकड़ वाला जिनवा निकाल करके एकड़ वाला में डाल देगा, उक्कर वाला निकाल करके उक्कर वाला में डाल देगा। देखिएगा इस मतलब आतंकवादी गतिविधियां इस समय काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए सरकार बंद करके रखी हुई है। समझ में आ गया, चलिए। तो इसका आंसर समझ में आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बीटी कॉटन एक तरह से क्या है, कपास है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। क्या बोला गया है कि नीति आयोग प्रारंभ कब किया गया था, तो देखिएगा 2014 में क्या होता है कि योजना आयोग को खत्म कर दिया जाता है और इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या किया जाता है, घोषणा किया जाता है। क्या ये संवैधानिक संस्था है, नहीं, ये असंवैधानिक संस्था है। बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, जनवरी 1 जनवरी 15 कहाँ है, जनवरी 15 केवल है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, पता है ना, 1943 में ये बने थे, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, ऐसे अगर बात करते हैं, अगर पहला रिजर्व बैंक की तो ओसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन भारतीय की बात करते हैं तो वो सीडी देशमुख थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपये का डिजाइन तैयार किया था, उदय, याद आ गया उदय कुमार के, ये उदय जो थे ये क्या किए थे कि ये भारतीय रुपये जो साइन दिए हैं ना, रुपया का साइन, ये ही उदय कुमार ही दिए थे। ठीक है, अब ये उदय कुमार कहाँ पढ़ते थे, उस समय की बात करते हैं तो उस समय पढ़ते थे ये IIT बॉम्बे में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 2। अभी शायद गुवाहाटी में ये प्रोफेसर के पद पर तैनात है। आगे देखते हैं, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, देखिएगा बैंक नोट प्रेस, जैसे में पहले तो सिक्का वाला बात कर लेते हैं कि सिक्का कहाँ कहाँ ढाला जाता है। देखिएगा कोलकाता में ढाला जाता है, नोएडा में ढाला जाता है, मुंबई में ढाला जाता है और हैदराबाद में, ये 4 जगह जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ पे सिक्का ढाला जाता है। सिक्का ढालने का किसके अधिकार में आता है, तो ये सरकार के, भारत सरकार के अंतर्गत में ये आता काम करता है। ठीक है, यानी वित्त मंत्रालय। और 1 रुपये का नोट भी कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। तो 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, तो वित्त मंत्री के सचिव जो सेक्रेटरी होते हैं उनका ये क्या होता है, इस पर सिग्नेचर होता है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये, तो देखिएगा ये क्या पूछा गया है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है। तो देखिएगा बैंक नोट प्रेस की बात करते हैं, तो देखिएगा ये होशंगाबाद जो आप देख रहे हैं ना, होशंगाबाद, तो ये होशंगाबाद में आपको पता है कि जैसे में अब बैंक नोट हमको बनाना है तो वहां पे क्या किया जाता है, इसका कागज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगर उस नोट पर हमको पैसा छापने की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होता है, तो ये देवास में होता है। ठीक है, ये कहाँ, ये मध्य प्रदेश का एक स्थान है देवास। नासिक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति, जैसे मैं स्टाम्प पेपर देखते हैं ना, स्टाम्प पेपर, उसका यहाँ पे नासिक में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी, उत्पादन किया जाता है स्टाम्प पेपर ये सब का। तो नोट का कहाँ पे हो जाएगा, देवास, और कागज कहाँ, तो ये होशंगाबाद। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले पे। यूके का शेयर मूल्य सूचकांक है, यानी यूके का शेयर मूल्य सूचकांक कौन है, जैसे में हम लोग देखते हैं ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भारत की बात है। तो अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो 1875 ईस्वी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किया गया था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। समझ में आया, चलिए। तो इसी तरह वहां का कौन है, यूके का, तो यूके का कौन है, FTSE, एफ एफ टी एस ई 100। समझ में आ गया, चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे क्या बोला गया से देखिएगा, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक से सर्विस अभिगमन करने की इजाजत दी है। तो देखिएगा इसे बना भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, की बात है कि क्योंकि ये करंट अफेयर के रूप में है। ठीक है, तो इतना आपको नहीं पढ़ना है इसके। ठीक है, तो लेकिन बता देते हैं क्या इसमें कि जैसे में वर्क फ्रॉम होम की अगर बात करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम क्या होता है कि जैसे में आप घर से काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम यानी आप जाइए, ऑफिस का जो काम है आप घर से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह पे जो काम होता है, जैसे में आप असाइनमेंट वगैरह बनाना है, जो भी कुछ प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो जो ऑफिस में जो आप काम करते हैं वो घर पे भी आप काम कर सकते हैं, बाल बच्चा को बैठ कर दिखा करके। ठीक है, और जैसे में, ठीक है, इससे इससे क्यों, क्योंकि जो ग्राहक अधिक जो था, जो क्या बैंक में काम करने वाला का संख्या कम रहा था, तो इसीलिए ये कौन है,
ये आईसीआईसी बैंक जो है इस तरह की योजना लेकर के आती है। कौन वाली योजना? तो ये वर्क फ्रॉम होम का योजना लेकर के आती है। तो इसको आप भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर के रूप में है। आगे क्या बोला है, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो सर्वोदय योजना प्रस्तुत करने की अगर बात करते हैं तो 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत किए थे कौन? तो जेपी बाबू जो किए थे, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? तो यही दिए थे जेपी बाबू, यानी जयप्रकाश नारायण। यही जो सबसे ज्यादा विरोध किए थे कि पंचायतों में राजनीतिक पार्टी का दखल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी भी देखते हैं कहीं पंचायत में राजनीतिक पार्टी दखल देती है? नहीं, यही जेपी बाबू का देन है। इसका अगर वहां पे रहते ना तो वहां पे गिंजने होता, वहां पे लड़ाई झगड़ा बढ़ा रहता। अभी एगो मुखिया वाला के चुनाव में देखते हैं कि तनिश्वर में 2 गो बढ़ता, राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व होता तो समझते हैं कितना बड़ा बात हो जाता। कितने ये सब होते हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? आय विषमता बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में दम होता है। देखिएगा, आय विषमता की बात करते हैं तो इसके लिए जानते हैं ये लॉरेंज वक्र जो है, लॉरेंज वक्र कैसे काम करता है वो हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे ये क्या है ना कि ये यहाँ पे ऐसे सीधा यानी 45 डिग्री पर है, ये वाला 45 डिग्री पर है, ये 45 डिग्री पर है ना, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये आदर्श स्थिति है। अभी ये ग्राफ समझ में नहीं आएगा, अभी बिल्कुल नहीं आएगा, हम समझाते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। अब जानते हैं, जैसे में अब ये वाला जो है, ये संपत्ति, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये संपत्ति को दर्शा रहा है। ठीक है, ये संपत्ति, ठीक है, इस तरफ हमने लिख दिया 1 2 चलिए 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 20 30 40, चलिए यहीं तक रखते हैं। अब यहाँ पे हमने कितना रखा, यहाँ पे भी रखते हैं 10 20 30 ये 40। चलिए अब देखिएगा, जो लॉरेंज वक्र इसको बोलते हैं लॉरेंज वक्र। ये वाला जो अब हमने जो सेकंड वाला जो लाइन अभी अभी पढ़ा, इसको बोलते हैं क्या? लॉरेंज वक्र। ये क्या होता है ना कि ये जो होगा, अब इसको ए वाला के ए नाम दे देते हैं, इसको नाम बी दे देते हैं। अब देखिएगा, ये ही वाला लॉरेंज वक्र है, ये वाला पहले समझ जाइएगा। अगर अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ये सबसे मैक्सिमम स्थिति कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, सबसे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे हम ऐसे ये बी लिखा हुआ है ना, वहां पे देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ 10 के सामने आ रहा है, यानी संपत्ति कितना है? 10। ठीक है, ये संपत्ति कितना है? 10। चलिए, इसको जो ग्राफ बढ़िया से नहीं पढ़ा है, नहीं तो आओ होना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ पे कितना है? यहाँ पे लगभग 35 है, यानी 20% जनसंख्या, 20% जो संपत्ति है, 20% संपत्ति कितने लोगों में बटा हुआ है? तो ये समझिए कि 35 लोगों में बटा हुआ है, यानी 20 रुपया 35 लोगों में बटा हुआ है। तो समझिए कि आय समता ठीक है कि खराब है? आप खुद सोच करके बताइएगा। आज 20 रुपया 35 लोगों में बांटा गया है, क्या आय का समानता सभी लोगों में सही से दिया गया है? तो कहिए कि नहीं, सही लोगों को नहीं दिया गया है। देखिएगा, ये चीज को जैसे में क्या होगा ना, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो समझे, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। जब तक समझा दे रहे ना, मन नहीं भर रहा है, कैसे समझा दे। चलिए समझाने की फिर से कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, अभी हम कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा क्या? 10 लिखा, 20 लिखा, फिर उसके बाद में 30 लिखा, फिर उसके बाद में 40 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, 40 है और ये 50 है। ठीक है, देखिएगा, अगर ये वाले जो है, ये वाला आदर्श स्थिति को दर्शाता है, यानी ये 45 डिग्री पर होगा, यानी सभी लोगों में, यानी जितना परसेंट व्यक्ति है उतना परसेंट धन, यानी सभी का धन समान रूप से सभी समाज में बांटा गया है। अगर ये वाला कम है, ये वाला जितना ज्यादा जाएगा, जैसे में अब ये वाला यहाँ पहुंच करके यहाँ चला है, ये वाला जैसे में ये वाला जो लाइन है, ये वाला बी, जो ये बी है, ये पहुंच करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये वाला पहुंच करके यहाँ आ जाता है। देखिएगा, ऐसे आ गया है। ठीक है, ऐसे हमने अभी क्या बताया कि इसको ए नाम दे दिया, जो आदर्श स्थिति है उसको ए नाम दे देते हैं। ठीक है, और ए नाम देते हैं तो ये वाले लाइन 45 डिग्री पर ये है, ये वाले आदर्श स्थिति को दर्शाता है। मतलब आदर्श स्थिति को मतलब कि देश में जितनी जो संपत्ति है, जो रुपया है हमारे देश में, वो सभी लोगों में समान रूप से बांटा गया है। आज हमारे देश में क्या पैसा को समान रूप से बांटा गया है? तो कहिए कि नहीं। एक जो है ना मिलियन में डॉलर में कमा रहा है और एक व्यक्ति जो है खाने को लाले पड़ रहे हैं। ठीक है, आप वही देखिएगा। आप जो मुंबई की अगर बात करते हैं तो मुंबई में बहुत सारे बिलियनियर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मुंबई में ही आपको विश्व का सबसे बड़ा स्लम एरिया आपको देखने को मिलेगा।
क्यों? क्योंकि स्लम एरिया में वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है। तो आय विषमता यही होता है, लॉरेंज बक्र ही बताता है। कौन? तो लॉरेंज बक्र, यही लॉरेंज बक्र हम अभी समझा रहे हैं आपको। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे है यानी ए वाला जो है ए पर है, तो समझिए कि सभी को आय समान रूप से मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है पैसा। इसको बोलते हैं भिन्नता, आय में भिन्नता। ठीक है, तो अभी हमारे भारत देश में आय भिन्नता है, तो कहे कि हाँ। अगर यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे हमने सी बनाया, तो आप खुद सोच करके देखिएगा कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अभी लगभग तक 50% के 45% के पास में हम आ चुके हैं। यहाँ पे जो पाइप पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 45% के आसपास में आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा 10% जनसंख्या, 10% क्या है, संपत्ति। यहाँ पे जो इधर पा रहे हैं 10% संपत्ति। तो अब देख रहे हैं यानी 45%, यानी 45 आदमी को 10 रुपया दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यही होता है लॉरेंज वक्र, यही होता है लॉरेंज वक्र। तो ये वाले जो अभी पार रहे हैं, ये वाला जितना ए के पास में होगा, यानी ए पर है तो समझिए कि बहुत अच्छा है, ए पर है तो समझिए कि बहुत अच्छा है। तो इतना जितना इसके पास में होगा, तो समझिए कि आय समानता उतना ही कम होगा, यानी आय में भिन्नता बहुत कम होगा, न के बराबर होगा। अगर 45 डिग्री पर है तो समझिए कि सभी को समान रूप से धन मिल जा रहा है। समझ में आ गया? ये लॉरेंज वक्र, ये सब जो होते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल होते हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। जितना मेरे पास सुविधा है भैया उतना ही में हम कर रहे हैं, ज्यादा पैर कहाँ से पसार सकते, क्योंकि हाथ से हम लोग सब बनाते हैं, पेन इस, क्योंकि समझ रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको सामने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो थोड़ा सा मेरा मेहनत तो बनता है, तो उसके लिए तो आप दोस्तों के पास शेयर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल काफ़ी छोटा है, जितना इनपुट देते हैं ना उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो सपोर्ट दोनों तरफ से दिखाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। और अब खुद का ख्याल रखिए ज़्यादा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद का ख्याल नहीं रख सकता वो किसी और का ख्याल कभी भी नहीं रख सकता। खुद से प्यार करना सीखिए, शांत बना करके रखिए खुद को। ठीक है, ज़्यादा हौच पौच बिल्कुल नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।